हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक न्यू सीरीज जिसका नाम है आइडल आई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है, उसका नाम है सीना। वो गाना सुन रहा था, तभी वो देखता है कि उसके आसपास की सारी चीजें ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद वो सोकर उठती है। पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था और वो बताती है कि मुझे ये सपना आती रहती है, जैसे कि हम दोनों का थिएटर में जाना या एक साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना। वो किसके बारे में बात कर रहा था वो तो हमें नहीं बताता है। और उसके बाद वो तैयार होती है, तैयार होके वो कोर्ट में आती है। वो एक प्रोसिक्यूटर है। न्यूज से हमें पता चलता है कि एक टेनिस प्लेयर जिसके ऊपर ब्लैकमेल और हत्या का आरोप था, उसे रिलीज कर दिया गया है और उसका प्रोसिक्यूटर कोई और नहीं सीना होती है। इसकी वजह से लोग उसे क्रिटिसाइज करने लगती है, तुमने इसे बचाया क्यों? और कोर्ट के बाहर रिपोर्टर उसे पूछती है, तुमने पैसों की वजह से ये काम किया है ना? सीना उन रिपोर्टर्स को कहता है, मैं बस अपना काम कर रही थी, और एक एक वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और उसके ऑफिस में सभी प्रोसिक्यूटर टीवी में सीना को ही देखे जा रही थी। उसका बस गबंगसू वहाँ पर सभी प्रोसिक्यूटर को कहता है, ये टीवी में बहुत प्रीति लगती है ना? दूसरा प्रोसिक्यूटर गबंगसू को कहता है, लोग सीना के बारे में क्या क्या बोल रहा है। उसकी बात सुनकर उसका बॉस उसे कहता है, तो क्या हुआ, उसने कोई गलत काम नहीं किया है और हमने बस सच्चाई का साथ दिया है। सीना की ज्यादातर कैसे ऐसी होती है जो उसे दूसरे प्रोसिक्यूटर इग्नोर कर देते हैं। पीछे की तरफ दो एम्प्लॉय सीना के बारे में बात कर रहा था कि वो ये केस कैसे जीत गई और हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। सीना के पास सीसीटीवी फोटोज थी और बहुत सारे एविडेंस भी था, जिसके वजह से वो ये केस जीत गई। सीना की कोई फैमिली मेंबर नहीं है, वो बहुत मेहनत करती है, दिन भर काम करती रहती है एक रोबोट की तरह। और उसके बाद सीना के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। सीना अपने ऑफिस पहुंच जाती है, वहाँ पर सभी लोग उसे शेयर अप करने लगता है। सीना वहाँ पर सभी के सामने काम के बारे में बात करने लगता है और अपने हाथ की फाइल को एक एम्प्लॉय के हाथ में देकर अगली केस के ऊपर काम करने के लिए कहती है। वहाँ पर एक प्रोसिक्यूटर सीना को कहती है, तुम आज केस जीत गए हो, तुम्हें काम करना नहीं चाहिए, चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सीना उसे मना कर देती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाए। तभी उसका बस गबंगसू उसके पास आकर उसे कहता है, ये तो ठीक है, लेकिन एक छोटा सा सेलिब्रेट होना चाहिए। लेकिन सीना मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो अपनी गाड़ी से घर जा रही थी, तब वो गाड़ी के अंदर एक गाना सुन रहा था। इस गाने के सिंगर का नाम है राय और वही हमारे इस सीरीज का मेन हीरो है। घर आने के बाद सीना रात की पोस्टों को देखने लगता है और उसमें लाइक करने लगता है। बाद में वहाँ पर उसका दोस्त संगजी आकर उसे कहता है, चलो हम ड्रिंक करते हैं, लेकिन सीना उसे मना कर देता है। सीना की बात सुनकर वो लड़का उसकी फेवरेट ड्रिंक दिखाता है। सीना कहती है, तुम इसे बाहर ही रख दो। वो लड़का सीना को कहता है, मैं कितनी दूर से आई हूँ, चलो हम साथ में पीते हैं। सीना उसे अंदर बुला लाता है और वो ड्रिंक करते हुए भी राइक की पोस्टों को लाइक कर रहा था। सोंगजे कहता है, पहले अपना मेन काम कर लो। तभी सीना कहती है, मेरा काम यही है और तुम्हें भी उसे सपोर्ट करना चाहिए, तुम भी लाइक क्या करो। सोंगजे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए सीसीटीवी फोटोज लाई थी और तुम्हारी मदद की थी। लोग तुम्हें लेकर कैसी कैसी बातें कर रहा है। उन लोगों का कहना है कि तुम पैसे के पीछे भागती हो, तुम बहुत लालची हो और तुम ऐसे कैसे लेते हो जिसे कोई और प्रोसिक्यूटर नहीं लेता। तभी सीना कहता है, लोगों को जो कहना है कहने दो, कहना है उन लोगों का काम है और मैं उन लोगों को कुछ भी समझाऊं, लेकिन वो लोग मेरी बातें नहीं सुनेंगे। बाद में सीना राइक की फोटोज देखने लगती है। सोंगजे उसे कहता है, इसमें इतना हंस क्या है, ये भी तो हमारे जैसा ही है, पता नहीं कि तुम इसे लाइक क्यों करते हो। सीना उससे कहती है, तुमने शायद कभी प्यार नहीं किया है, प्यार करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। सोंगजे सीना के हाथ से वो फोटोज ले लेती है और उसे कहता है, मुझे लगता है कि मैं भी दिखने में इसके जैसा ही हूँ। तभी सीना उसके हाथ से फोटोज को लेकर उसे कहती है, तुम इसके आसपास भी नहीं हो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और राइक को दिखाया जाता है। वो एक कॉन्सेप्ट के लिए आ रहा था और उसके पीछे पीछे उसका मैनेजर भी आ रहा था। तभी उसके पास से ही एक फ्रेंड आकर उसे नीचे गिरा देता है। राइक कहता है, कोई बात नहीं है, और वो इसे दिखाने लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं और वो अंदर की तरफ जाने लगता है। अंदर आने के बाद वो अपने मैनेजर के ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि सिक्योरिटी दुगना कर देना, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों नहीं। और थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि मुझे अकेला ही सोलो कॉन्सेप्ट करना होगा। राइक अपने मैनेजर के ऊपर फिर से चिल्लाने लगता है और उसे कहता है, तुम हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, क्या मैं अकेला ही हूँ जो कि गोल्फ वॉइस को चलाता है, और मेरा आउटफिट कहाँ पर है। तभी वहाँ का एक लड़की राइक को दिखाने लगता है, लेकिन राइक को कुछ भी पसंद नहीं आता है। राइक कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैनेजर राइक को रोककर वहाँ से सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है और वो राइक के सामने घुटनों के बल बैठकर उससे कहता है, प्लीज तुम्हें कॉन्सेप्ट कर लो, कॉन्सेप्ट में कितना पैसा लगाया गया है और इससे कितना प्रॉफिट होने वाला है, इसके बारे में बताता है और कहता है कि लास्ट टाइम
समझ के ही तुम ये कर लो, और तुम्हें नहीं पता तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें कितना चाहता है, तुम्हें देखने के लिए बाहर फिर लगा हुआ है। तुम बस एक बार हाँ कर दो। रैक भी कॉन्सेप्ट के लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद वो स्टेज पर आ जाता है और वहाँ पर आकर वो गाना गाना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सेना को दिखाया जाता है। वो कोर्ट में केस लड़ने के लिए आई हुई थी। वो बार बार टाइम देख रहा था। सामने वाला प्रोसिक्यूटर इस केस में बहुत टाइम ले रहा था। सेना किसी तरह से इस केस को रफा दफा करके यहाँ से जल्द जाने लगती है। बाहर आने के बाद वो एक प्रोसिक्यूटर से टकरा जाता है। उस प्रोसिक्यूटर का नाम ब्योंग ग्योंग है। उसकी जूती के ऊपर कॉफी गिर गया था। सेना उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ, और एक एकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद ब्योंग ग्योंग के पास एक प्रोसिक्यूटर आकर उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ब्योंग ग्योंग उस प्रोसिक्यूटर को कहता है, एक लड़की आकर मुझसे टकरा गई थी और मेरे जूते के ऊपर कॉफी गिरा दिया और मुझे सॉरी भी नहीं कहा, और वो आकर इस रेस्टरूम के अंदर चला गया। जब ये दोनों वहाँ पर बात कर रहे थे तब सीना अपनी आउटफिट चेंज करके वहाँ से चली जाती है। बाद में सफाई करने वाली लेडी अंदर से बाहर आती है। प्रोसिक्यूटर ब्योंग ग्योंग उस लेडी से पूछती है, अंदर एक लड़की गई थी, क्या वो अंदर है? लेकिन वो लेडी उसे मना कर देती है और कहती है अंदर तो कोई भी नहीं है। प्रोसिक्यूटर ब्योंग ग्योंग चुपके से अंदर देखने लगता है, लेकिन अंदर तो कोई नहीं था, और बाहर सुंजी सीना का इंतजार कर रहा था। सीना बहुत पहले ही सुंजी को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया था, और वो दोनों वहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है और राइक को दिखाया जाता है। वो गाड़ी में होता है। ऑटोग्राफ सेशन होने वाला था। वो उसी के लिए जा रहा था। तभी उसके पास उसका एक फ्रेंड का कॉल आता है, लेकिन राइक उसे कट कर देता है, और उसके बाद उसके मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस आता है, और उसका फ्रेंड उसे कहता है तुम बहुत मतलबी हो। रैक इन सभी से परेशान हो गया था और अपने मोबाइल को दूर फेंक देता है, और अगली सीन में रैक कॉन्सेप्ट पर पहुंच जाता है। वहां पर वो अपने फ्रेंड्स को ऑटोग्राफ दे रहा था। एक लड़की सामने आता है और कहता है मेरा नाम हाइजू है। रैक थोड़ी देर सोचने के बाद उस लड़की को कहता है तुम्हारा नाम बहुत प्यारी है, और उस लड़की को ऑटोग्राफ दे देता है। उस लड़की के जाने के बाद वहाँ पर रैक एक लड़की को नोटिस करता है। वो लड़की भी रैक को ही देखे जा रहा था। उस लड़की का नाम हाइजू होता है, और एक फ्रेंड उसके सामने आती है। रैक उसे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की कहती है हम दोनों कितने बार मिले हैं, क्या तुम्हें मेरा नाम याद नहीं है? रैक उस लड़की को कहता है मुझे माफ करना, मैं अगली बार नहीं भूलूंगा। वो लड़की रैक को कहती है मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तुम अपना नंबर मुझे दे दो। वो लड़की फोन नंबर के लिए वहाँ पर जिद करने लगती है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और रैक का असिस्टेंट भी आता है और उस लड़की को वहाँ से दूर ले जाने लगता है। वो लड़की कह रहा था मैंने यहाँ पर आने के लिए कितना पैसा खर्च किया है। उस लड़की के साथ ऐसा करता हुआ देखकर चारों तरफ से रिपोर्टर्स और लोग रैक की फोटोज लेने लगता है। लोगों की शोरगुल से रैक की सर घूमने लगता है और वो वॉशरूम आ जाता है। मैनेजर आकर बाहर से दरवाजा खटखटाने लगता है और उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो? रैक अपने मैनेजर को कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। रैक की सर में बहुत दर्द हो रहा था और अपने दोनों कानों पर हाथ देकर वो वहाँ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बीमार है और हमें सीना को दिखाया जाता है। वो भी यहाँ पर आ गई थी और वो भागते हुए अंदर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी एक शीश नीचे गिर जाती है और हाइजू भी वहाँ पर पहुँच गई थी और उसे उठा लेता है। सीना उसके हाथ से अपने सामान को लेकर उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है, और अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि ऑटोग्राफ सेशन तो खत्म हो गया है और वो वहाँ से थोड़ी दूर जाकर वहाँ पर ही बच जाती है। वहाँ पर सोंग से भी पहुँच जाती है। वो भी सेना के पास ही बैठ जाती है। सेना कहती है उसके साथ क्या क्या हुआ? वो कहती है कि मैं सोलो कॉन्सेप्ट हो या ऑटोग्राफ सेशन हो, मैं कहीं पर भी नहीं थी, और एक एकर वो वहाँ पर उदास हो जाती है। लेकिन वो सामने पोस्टर पर राय की फोटो को देखकर कहती है कम से कम मैं फोटो तो देख पाई। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें राय को दिखाया जाता है। वो अपने घर में अपने मोबाइल में उसकी और हाइजू की फोटोज देख रहा था। हमें पता चलता है कि हाइजू उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। तभी उसे पता चलता है कि दो फ्रेंड चोरी छुपे उसके घर के अंदर आ गया है। राइक उसे कहता है तुम दोनों बाहर आ जाओ। वो दोनों लड़की उसे पूछती है क्या तुम बीमार हो? राइक गार्ड को बुलाकर उन दोनों लड़की को अपने घर से बाहर निकाल देती है। और उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है। राइक अपने बिस्तर पर सो रहा था। तभी उसका बॉस भूसंग उसके पास आकर उसके ऊपर पानी डाल देता है। राइक अपने मैनेजर को कहता है तुम जाकर मेरे लिए टॉवल ले आओ। उसका बॉस भूसंग उसे रात का वीडियो दिखाने लगता है कैसे उसने अपने फ्रेंड्स को अपने घर से बाहर निकल रहा था, और वो राइक को कहता है तुम्हें पता है इस वीडियो को फैलने से रोकने में हमने कितना पैसा खर्च किया है? तुम्हारा जो सॉन्ग इट्स मी वो जो नंबर 1 पर था वो अब नंबर 10 पर आ चुका है। तभी राइक कहता है तो क्या हुआ? मैंने कोई गलत नहीं किया। वो अपराधी था और अपराधी को अपराधी कहना चाहिए। मैंने कोई गलत नहीं किया, ये स्टोकर है और मैं विक्टिम हूँ। तभी उसका बॉस भूसंग उसे कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने फ्रेंड्स के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस टाइम तो अपने इमोशन को शो करोगे तब तुम सिंपल इंसान बन जाओगे, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड्स उस सिंपल इंसान को नहीं चाहता, वो चाहता है राइक को। राइक अपने बॉस के सामने चिल्लाकर कहने लगता है तो मैं सिंपल इंसान कब बन
सकता हूँ, मैं भी अपना लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं जब 10 साल का था तब से ही मैं तुम्हारे लिए काम करते हुए आई हूँ, तुम जो कहते हो मैं वही करती हूँ। उसकी बात सुनकर उसका बॉस वूसोंग उसे कहता है तुम बस अपने काम करते रहो और कॉन्सेप्ट की तैयारी करो। और उसके बाद हमें सीना को दिखाया जाता है, वो एक पीसी कैफे में होती है। वो राय की कॉन्सेप्ट की टिकट लेने के लिए वहाँ पर आई थी। जैसे ही लिंक ओपन होती है तभी सोल्ड आउट हो जाती है और सीना टिकट नहीं ले पाती है। लेकिन सीना को पता चलता है कि कुछ लोग टिकट सेल कर रहे हैं और सीना एक लड़के से टिकट लेने के बारे में बात करती है। और राइक भी कॉन्सेप्ट के लिए तैयार होकर वो कॉन्सेप्ट के लिए जाने लगता है और वो कार के अंदर याद करने लगता है डॉक्टर ने उसे क्या कहा था। डॉक्टर ने उसे कहा था कि तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है, तुम्हें इलाज करना होगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। राइक उस डॉक्टर को कहता है मैं तो बहुत पहले ही बर्बाद हो गया था, आप बस मुझे मेडिसिन दे दो। राइक का मैनेजर कॉल करके राइक के ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है तुम कहाँ पर रह गई हो, कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है। राइक कहता है मैं बस पार्किंग में पहुंच गया हूँ और हमें सीना को दिखाया जाता है वो उस लड़के से मिलने के लिए आई थी जिससे वो टिकट लेने वाली थी और उसके साथ सोंगजू भी आया हुआ था। सीना उस लड़के को टिकट के बारे में पूछती है। वो लड़का सीना को कहता है तुम पहले मुझे पैसे दो। सीना भी अपने बैग से पैसे निकाल कर दे देता है और वो लड़का पैसे लेकर उसे काउंट करने लगता है। सोंगजे उसका वीडियो बना लेता है। सीना उसे कहता है तुम ज्यादा पैसा लेकर टिकट बेच रहे हो और अगर मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हारा रिपोर्ट किया तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में सीना उसे बताने लगता है। और वो लड़का सीना की बात सुनकर डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है। सीना के दोस्त भी उसका पीछा करने लगता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें राइक को दिखाया जाता है। वो वहां पर पहुंच गया था और उसे लेने के लिए उसका मैनेजर गाड़ी के पास जाता है और उसे ऊपर से दो लड़के नोटिस करता है और वो दोनों कहने लगता है ये तो राइक का मैनेजर है। जब मैनेजर राइक को कॉन्सेप्ट की तरफ ले जा रहा था तब उन दोनों लड़के को पता चल गया था ये तो राइक है। वहाँ पर वो दोनों लड़के चिल्लाकर राइक की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर सभी फ्रेंड को राइक के बारे में पता चल गया था और वो राइक की तरफ ही जाने लगता है। राइक भी अपने फैंस को ऐसा आता हुआ देखकर वहाँ से भाग जाता है और वो भागते हुए एक दरवाजे के पास पहुँचता है। वो दरवाजा खोलना चाहता था और वहाँ पर सेना भी पहुँच जाता है और वो राइक को देखकर ऐसा लगता है कि यही टिकट बेचने वाला लड़का है क्योंकि वो दोनों सेम कोट पहना हुआ था। लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो राइक है और राइक को भी पता चल गया था कि फैंस इस तरफ ही आ रहा है। राइक सीना के मुंह पर हाथ देकर उसे छुपा लेता है और फैंस के जाने के बाद वो उसे कहता है मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, तुम चिल्लाना मत और तुम मेरा पीछा भी मत करना, क्या तुम मेरी बातों को समझ गए। सीना भी अपना सर हिलाकर हामी भर देता है। राइक भी उसके मुंह से हाथ हटाकर वहां से चला जाता है। सीना भी बहुत हैप्पी हो जाता है क्योंकि वो आज सामने से फेस टू फेस राइक को देख लिया था। राइक अंदर आने के बाद अपने टीममेट की बात सुनता है। जेहिक राइक के बारे में बता रहा था कि वो एक साइको है। राइक अंदर आकर जेहिक से पूछता है मैं साइको क्यों हूँ, क्या मैं गैम्बलिंग करता हूँ या मैं ड्रग्स लेता हूँ। जेहिक कहता है तुम टाइम पर नहीं आए हो, तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। राइक सॉरी कहकर वहां से जाने लगता है। जेहिक कहता है हम बस तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं, तुम्हें हमें थैंक यू कहना चाहिए, तुम बस हमें यूज कर रहे हो। राइक कहता है हमें तुम्हें यूज कर रहा हो, ना ही तुम्हें कंपनी में काम मिल रहा है, ना ही तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को रेन्यू कर पा रहे हो, इसलिए तुम कई सालों तक मुझसे छुप के रहना। राइक की बात सुनकर जेहिक गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है लोग तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे ऊपर बस दया करते हैं, कैसे तुम्हारी माँ बार में काम किया करती थी। जेहिक की बात सुनकर राइक बहुत गुस्से में आ जाता है और वो दोनों लड़ाई करने लगता है। यांग बिन जेहिक को राइक से दूर ले जाने लगता है लेकिन जेहिक यांग बिन को धक्का दे देता है और उसे नीचे गिरकर चोट लग जाता है और उसके लिए एम्बुलेंस बुलाना पड़ता है। जेहिक उसके साथ जाता है। राइक भी उसके साथ जाना चाहता था लेकिन वो अपने कॉन्सेप्ट की वजह से उसके साथ नहीं जा पाता है। और उसके बाद हमें सीना को दिखाया जाता है। वो राइक को याद कर रहा था कि कैसे उसने आज मेरे मुंह पर हाथ रखा था और इस सीन को याद करके वो बहुत खुश हो रहा था और वो उसकी पोस्ट की कमेंट देखने लगता है। उसे पता चलता है कि लोग राइक के बारे में बातें कर रहा था कि कैसे वो अपने टीम मैच से फाइट करता रहता है। उसने अपने दोस्त योंग बिन को इंजर्ड कर दिया। सीना कहती है तुम लोग र्यूमर्स फैलाना बंद करो। सीना का दोस्त भी राइक के बारे में गलत बोल रहा था। तभी सीना अपने दोस्त को कहती है तुम भी ऐसा बोल रहे हो। सीना की बात सुनकर उसका दोस्त उसे बहुत सारे छोटी छोटी वीडियोस भेजती है लेकिन सीना को उन छोटी छोटी क्लिप से कुछ पता नहीं चलती है। सीना की दोस्त उसे कहता है मैं राइक के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ और तुम्हारे बारे में क्या। सीना एक पास की सीन याद करने लगती है। जब वो सोती थी उसके सामने एक लड़का गिटार बजा रहा था, वो भी वहाँ पर बैठा हुआ था। वो लड़का अपनी टोपी उतारकर उसे पहना देता है। इस सीन को याद करके सीना अपने दोस्त को कहती है हाँ मुझे राइक के ऊपर 100% बिलीव है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और इसके बाद हमें राइक को दिखाया जाता है। वो अपने घर में गाना गा रहा था। तभी उसके पास मेड आकर उसे कहती है मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन बाहर से कोई बेल बजा रहा था। वो लेडी दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर कोई और नहीं राइक का टीममेट यू सियोन खड़ा हुआ था।
वो यू सियोन को अंदर लाकर अपने घर चला जाता है। यू सियोन राइक को कहता है, मुझे पता है कि तुम हॉस्पिटल में आई थी, और वो उस सीन को याद करने लगता है जब राइक हॉस्पिटल में आया था। दरवाजे के बाहर खाना रखकर वो चला गया था। यू सियोन कहता है, मुझे पता है तुम योंग बिंग के बारे में सोच रहे हो, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगा, और जेही ने कहा है कि तुम्हारी माँ के बारे में जो भी बातें कही थी उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और वो दोनों एक साथ बैठकर पीने लगता है, और उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। राइक सो रहा था, उसका अलार्म बजता है। यू सियोन को देखने के लिए वो बाहर आता है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि यू सियोन को किसी ने चाकू मार दिया है। राइक यू सियोन के पास जाकर उसके सर को अपनी गोद में लेकर चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर उसका मेड और मैनेजर पहुंच जाता है, और वो दोनों राइक को ऐसी हालत में देख लेता है। मेड वहाँ पर चिल्लाने लगता है और सीन शिफ्ट होता है। वो सोकर उठती है और राइक की पोस्टों को देखने लगती है। राइक के बारे में तब तो कुछ नहीं था, और वो कोच जाने के लिए तैयार होने लगती है। तैयार होने के बाद वो न्यूज देखता है। न्यूज में उसे राइक के बारे में पता चलता है। सीना भागकर पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों का भीड़ लगा हुआ था, और वहाँ पर वो अपनी कार्ड को दिखाकर वो पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो डोर ओपन करती है, और वो वहाँ पर राइक को देखता है, और राइक भी उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। और बाद में सीना राइक को अपने बारे में बताती है और कहती है, मैं यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आई हूँ, और उसे पूछताछ करने लगती है। लेकिन राय बार बार एक ही बातें बोले जा रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, यू सियोन की डेथ नहीं हो सकता है। लेकिन सीना कहती है, ये सच है, पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि यू सियोन की डेथ हो चुकी है, और मैं तुम्हारे स्टेटमेंट लेना चाहता हूँ ताकि हम पता लगा सके कि उस रात हुआ क्या था, और तुम्हारे नजर में कोई है जिसके ऊपर तुम्हें शक है। यू सियोन उस रात को याद करने लगता है जब उसका फ्रेंड सोरिसु पे उसके रूम में घुस आया था, और वो सेना को कहता है, ये सब उन फ्रेंड्स ने क्या होगा, वो लोग सोरिसु पे मेरे घर पर घुस आया था, और उन लोगों को मेरा घर के पासपोर्ट भी पता है। राय खड़ा होकर उन दोनों लड़कियों को गाली देने लगता है। सेना उसकी तरफ देखे ही जा रही थी। राय का ये रूप पहली बार उसने देखा था। थोड़ी देर बाद सेना बाहर चली आती है। बाहर आकर वो एक प्रोसिक्यूटर से मिलती है। वो प्रोसिक्यूटर उसे देखकर उसे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो राइक के बारे में कहता है, वो गोल्फ फॉर्स का मेंबर है, और उस एजेंसी के केस को मैं सर्च करता हूँ, और तुम्हें ये केस छोड़ना होगा। सेना अपने सर हिलाकर हामी भर देता है और वहां से जाने लगती है। लेकिन वो प्रोसिक्यूटर सेना को रोककर उससे पूछती है, तुमने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली? क्या उसने मान लिया है कि यू सियोन की मौत का जिम्मेदार है? सेना कुछ नहीं कहती और बाहर चली आती है। बाहर आकर वो एक पास का सीन याद करने लगती है। स्कूल टाइम में एक लड़का उसे बहुत बुली करती थी। एक दिन उसके ऊपर पानी डाल दिया था। बाहर आने के बाद सभी उसी दिन उसे देखकर बात करता है, इसकी डेथ ने किसी की हत्या की है, हमें लगता है कि ये भी किसी को मार सकती है। सेना अपने जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और वो मरने के लिए नदी के किनारे जाती है। लेकिन तभी उसके पास एक लड़का जाता है और उसके पास एक गिटार भी था और वो गाना गाने लगता है। सीना उस लड़के की तरफ देखता है और उसके बाद उसके गाने सुनने लगती है और धीरे धीरे वो नदी की तरफ जाने लगती है। जब वो उस लड़के के गाने की लाइन को ध्यान से सुनती है तब वो वहाँ पर ही रुक जाती है और अपने डैड को याद करने लगती है। उसका डैड भी गिटार बजाया करता था। तभी वो लड़का उसके पास आकर अपनी टोपी उतारकर उसे पहना देता है और उसे एक गाने की कॉपी देकर कहता है, जब मेरा दिन खराब चल रहा था तब मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया था, तुम इसे ले सकते हो। जब तुम उदास महसूस करते हो तब तुम इसे सुनना, तुम्हें सुकून महसूस होगा। और वो लड़का कोई और नहीं राइक ही था। सीना उस दिन के बाद जीने का फैसला लेती है। शायद किसी दिन उसे जीने की वजह पता चल जाए। और नेक्स्ट डे सीना स्कूल में जाकर स्कोर छोड़ने के लिए टीचर को एक एप्लीकेशन देती है। सीना घर में ही कई किताबें ले आती है और घर में ही स्टडी शुरू कर देती है। एक दिन उसे अचानक से पता चलता है कि गोल्फ फॉर्स नाम का एक ग्रुप है जिसमें राइक भी है और वो पहली बार उसमें परफॉर्म करने वाला है। सीना भी वहाँ पर जाती है और वो चिल्लाकर कहती है, तुम ये कर सकते हो, और राइक भी उसके तरफ देखने लगता है। और सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। सीना अपने आप से ही कह रहा था कि आप मुझे क्या करना चाहिए। जिस राइक से मैं मिली थी मुझे नहीं लगता है कि वो पहले बार राइक है। मैंने उसकी स्टेटमेंट ली लेकिन वो कैसे गाली बक रहा था। वो पास में है, राइक को फील करता है। राइक उसे पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसा इंसान हूँ? मैं विक्टिम हूँ या तुम्हारे नजर में एक ऐसा इंसान जो किसी को मार दिया है? और उसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। राइक के साथ उसका लॉयर भी था। पुलिस वाले उसे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? राइक कहता है, मैंने उसे नहीं मारा। पुलिस उसे कहता है, तुमने कहा था कि उस रात तुम दोनों बैठकर एक साथ पी रहे थे और तुम दोनों बहुत नशे में थे, शायद तुमने गलती से उसे चाकू मार दिया हो। और वो करके दिखाने लगता है। राइक कहता है, तुम कैसा बकवास कर रहे हो? मैंने कहा कि मैंने उसे नहीं मारा और मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। राइक का लॉयर भी पुलिस के साथ
देने लगता है। राइक अपने लॉयर के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ देना चाहिए, लेकिन तुम मेरे खिलाफ बोल रहे हो। वो पुलिस वाला राइक को कहता है जल्दी प्रोसिक्यूटर ऑफिस तुम्हारे वारंट की रिक्वेस्ट करेगा, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीना को दिखाया जाता है। वो जल्द से जल्द राइक के लॉयर हवांग के पास आता है और उसे पूछती है तुम पीछे क्यों हट गई, जल्द ही उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। हवांग कहता है तुम्हें सामने वाला प्रोसिक्यूटर के बारे में शायद नहीं पता है, उसका नाम ब्योंग है और वो सबल फैमिली से आता है। वो पॉलिटिकल में जाना चाहता है, इसलिए उसने इस केस को लिया है ताकि इस केस के जरिए वो अपना नाम बना सके, और इसीलिए मैं इस केस से पीछे हट गया, नहीं तो वो मुझे ब्लैकलिस्ट कर सकता था। और सीना अपने ऑफिस में आ जाती है और अपने ऑफिस में वो चुपचाप बैठी हुई थी। हवांग अपने ऑफिस से सीना को देख रहा था, जो कि सीना के बगल में ही उसका ऑफिस था। और बाद में सीना बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो देखता है कि लोग राइक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था कि वो इनोसेंट है और उसे छोड़ दिया जाए और असली अपराधी को ढूंढो। और उसके बाद हमें गोल्फ फोर्स के मेंबर को दिखाया जाता है। जही कहता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि राइक ऐसा कर सकता है, लेकिन बाकी लोग कहता है कि अभी जज चल रहा है, हमें देखना होगा वहाँ पर हुआ क्या था, और हमें नहीं लगता है कि उसने ऐसा किया होगा। और हमें बूसों को दिखाया जाता है, उसके पास एक कॉल आ रहा था और वो फोन को उठाकर कहता है हम दोनों के बीच डील हुई थी कि तुम फोन नहीं करोगे, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों। रिपोर्टर बेक कहता है जब पिछले बार राइक का ऑटोग्राफ सेशन था तब मैं वहाँ पर था, मैं वहाँ पर कुछ ऐसा देख लिया था जो वहाँ पर किसी ने नोटिस नहीं किया। मैंने वहाँ पर हाजू को देखा था, वो भी वहाँ पर आई हुई थी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और वो बूस सॉन्ग को हाइजू की कुछ फोटोज और वीडियोस भेजता है जो कि राइक को ही देखे जा रही थी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीना को दिखाया जाता है। वो राइक से मिलने के लिए आई हुई थी। राइक उसे कहता है तुम ठीक कह रही थी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यूसुओन की डेथ हो गई है। सेना उसे कहता है आप इस बात को जाने दो, मैं बस तुम्हें एक बात पूछूंगी, तुम हाँ या ना में जवाब देना। यूसुओन की मौत का जिम्मेदार तुम हो। लेकिन राइक उसे मना कर देता है। सीना राइट की तरफ ही देखे जा रही थी और उसके एक्सप्रेशन को नोटिस करता है और एक ड्रामा का सीन याद करने लगता है कि कैसे उसने झूठ बोलने का एक्टिंग किया था, और वो अपने आप से ही कहने लगता है कि इसने उसे नहीं मारा। और वो खड़ा होकर वहाँ पर एक गाना गाने लगता है। बाद में वो राइक को कहता है अगर तुम जेल में रहोगे तो हर सुबह तुम्हें ये गाना सुनने को मिलेगा, और अगर तुम मुझे लॉयर चूज करते हो तो सिचुएशन कुछ और ही हो सकता है, लेकिन मेरा एक शर्त है। और वो राइक को उसके बारे में बता देता है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताता है। और सीना वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद राइक के मैनेजर उससे मिलने के लिए आता है। राइक अपने मैनेजर को कहता है वो लॉयर कौन था, वो मेरा लॉयर नहीं हो सकता है, तुम जाकर किसी और को लेकर आओ। लेकिन मैनेजर उसे मना कर देता है और कहता है वो सॉन्ग ने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए कहा है, तुमने इस सॉन्ग को क्यों मारा। और एक कहकर वो वहाँ पर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। राइक पब्लिक डिफेंडर से बात करता है ताकि उसकी केस को ले सके और उसे बचा सके, लेकिन इसने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मान लो कि तुमने ही यूसुओन को मारा है, इससे तुम्हारी सजा भी कम हो सकता है। तभी राइक कहता है तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे पास पहले से ही मेरा लॉयर है। और उसके बाद हमें सीना को दिखाया जाता है। वो अपने घर में राइक की न्यूज को देख रहा था, तभी ऑफिस से उसके पास कॉल आती है और उससे कहती है राइक तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार है, तुम उसका रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हो। सीना भी खुश हो जाती है और वो सुंजी के पास आती है। सुंजी सो रहा था। सीना उसे कहती है तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें काम करना है। और वो दोनों घर से आ जाता है। रास्ते में सुंजी उसे कहता है तुम उसके फैन हो, इसलिए तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। तभी सीना कहता है मैं उसकी फैन के रूप में नहीं बल्कि एक लॉयर के रूप में उसका हेल्प कर रहा हूँ। और उसने कहा था कि 2 फैन चोरी छुपे उसके घर में घुस आया था, तुम उन दोनों के बारे में पता करो। अगले सीन में सीना राइक के घर में आ जाता है और वो वहाँ पर आसपास देखने लगता है और वो सोचता है यहाँ पर कैसे क्या हुआ होगा। जिस टाइम पर यूसुंग यहाँ पर आया था तब हाउसकीपर भी यहाँ पर ही थी और पासपोर्ट सिर्फ राइक को ही पता है, तो घर में कोई कैसे घुस सकता है। और तब तो बारिश भी हो रहा था, अगर बाहर से कोई आदमी घर के अंदर आया था तो वो कैसे आया होगा। तभी वहाँ पर ब्योंग भी आ जाता है और वो सीना को कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केस सिंपल सा है, यहाँ पर 2 इंसान था, एक ने दूसरे को मार दिया। सीना तुम केस को रफा दफा कर दो। तभी सीना उसे पूछती है तुम मेरे नाम को कैसे जानते हो। ब्योंग इसे कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और बाहर से यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं आया है। सीना ब्योंग की गर्दन पर एक तिल नोटिस करता है और उस सीन को याद करने लगता है जब स्कूल में एक लड़का उसे बहुत बुली करता था, उस लड़के के गले पर भी एक तिल का निशान था। सीना सोचने लगती है इसका मतलब वो लड़का ब्योंग ही है। सीना उसे पहचान जाती है, लेकिन ब्योंग उसे नहीं पहचानता। सीना उसे कहती है मुझे पता है मुझे क्या करनी है, अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। और एक एकर सीना
वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सीना ऑफिस में होती है। उससे मिलने के लिए गवांगसू उसके पास आता है और उसे कहता है, ये केस तुमने कैसे ले लिया? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? उसका नाम ब्योंग ग्योंग है, वो तुम्हें तबाह कर सकता है। सीना गवांगसू से पूछती है, आप उसे डरते हो? गवांगसू हामी भर देता है और कहता है, बाद में तुम्हारे साथ जो होगा उसका जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। सीना भी हामी भर देती है। गवांगसू वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए वो सीना को कहती है, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे कहना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सीना बाहर आकर एक लड़की से बात करती है और उसे कहती है, तुम्हें शायद पता चल गया है, मैं राइकी केस के ऊपर काम कर रहा हूँ। तुम्हें जो भी डाटा मिले तुम मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद वो लड़की सीना के पास कुछ फाइल लाकर उसे देते हुए कहती है, ये हवांग के पास थी। सीना उसे पूछती है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? वो लड़की कहती है, मैंने इसे चुराया है। सीना उसे कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो लड़की सीना को कहती है, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं आपकी लीगल असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर सीना उसे डांटने लगती है और बाद में कहती है, तुम ऐसा दोबारा मत करना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। और कहता है, अगर और डाटा मिले तो तुम मेरे पास ले आना, और उसे जाने के लिए कहती है और सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में सोंग जे को दिखाया जाता है। उसे वो दोनों फैंस मिल जाती है जो पहले राय के घर पर आई थी। वहाँ पर सीना भी पहुँच जाती है और वो उन दोनों लड़की को कहती है, मैं तुम दोनों से बात करना चाहती हूँ, और उन दोनों लड़की को लेकर वो रेस्टोरेंट पर पहुँच जाती है। वहाँ पर जाकर सीना उन दोनों लड़की को अपने बारे में बताता है और राय के बारे में कहकर कहता है, वो अभी सस्पेक्ट बना हुआ है, हम चाहते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो। लेकिन वो दोनों लड़की कुछ नहीं कहती है। वहाँ पर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी सीना उन दोनों लड़की को वो वीडियो दिखाती है जब वो दोनों चुपचाप राइक के घर पर घुस गया था। सीना उन दोनों लड़की को कहती है, तुम दोनों उसके घर पर चुपचाप घुस गए थे, लेकिन उसने तुम दोनों की रिपोर्ट नहीं किया और वहाँ पर युसुओन की डेथ हो गई है। मीडिया को तुम दोनों के बारे में नहीं पता कि तुम दोनों चुपचाप वहाँ पर आई हुई थी। अगर मीडिया को तुम दोनों के बारे में पता चल गया तो तुम दोनों को ही सवाल पूछा जाएगा। और तुम दोनों को घर के पासपोर्ट भी पता था। तभी उन दोनों में से एक कहता है, हमने कुछ भी नहीं किया। सीना उन दोनों से पूछती है, तुम दोनों को घर के पासपोर्ट कैसे पता चला? वो दोनों लड़की कहती है, हमें पता है घर की सिक्योरिटी कब सेंस होती है, और हमने उसी मौके का फायदा उठाकर घर के अंदर घुस गया था। और हम राइक के रूम के पास चले गए और बाहर दरवाजे के पास जो लाइट था हमने वो खराब कर दिया और आकर हम सीढ़ियों पर बैठ गए। राइक भी लाइट को ठीक करने के लिए बाहर आ गया था। बाद में जब वो घर के अंदर जाने के लिए पासपोर्ट लगा रहा था तब हमने देख लिया था। थोड़ी देर बाद रूम की पासपोर्ट लगाकर हम घर के अंदर चले गए। हमने कोई गलत नहीं किया, हम बस उसे प्यार करते हैं और हम सभी को पता है हम जिसे प्यार करते हैं उसे देखना चाहते हैं और उसका केयर करते हैं। तभी सीना उन दोनों लड़की को कहती है, तुम दोनों उसे प्यार नहीं करते हो। अगर तुम दोनों उसे प्यार करते तो चोरी छुपे घर के अंदर नहीं चले जाते। अगले सीन में राइक को दिखाया जाता है। उसे कोर्ट में ले जा रहा था और कोर्ट के बाहर लोगों का भीड़ लगा हुआ था। लोग कह रहे थे ये हत्यारा है। कोर्ट के अंदर राइक के साथ सीना बैठी हुई थी। सीना उसे कहती है, तुम अपने सर को ऊपर करो, तुम ऐसे नीचे मत देखते रहना। अगर तुम ऐसे नीचे देख रहोगे तो सभी को लगेगा कि तुमने ही उसे मारा है। तो तुम सबको कहो कि मैंने उसे नहीं मारा और मेरे साथ इस बात को रिपीट करो कि मैंने उसे नहीं मारा। राइक भी उसके साथ रिपीट करने लगता है। कोर्ट के अंदर राइक जज के सामने कहता है, मैंने उसे नहीं मारा। सीना ब्योंग ग्योंग को देखकर जज को कहता है, इसने कहा था कि क्राइम सीन पर सिर्फ 2 ही लोग थे, वहाँ पर और कोई जा नहीं सकता। लेकिन हाल ही में राइक के घर के अंदर 2 फैंस घुस गए थे। इन्होंने ये भी बताया था कि वहाँ पर कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन उस टाइम बारिश हो रही थी, शायद बारिश में एविडेंस मिट गया हो। ब्योंग ग्योंग के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए कोर्ट राइक को छोड़ देता है, लेकिन जांच चलता रहेगा जब तक कोई एविडेंस मिल ना जाए। बाहर आने के बाद ब्योंग ग्योंग सीना को कहती है, तुम पहले राउंड में ही मुझे काउंटर पंच दे रहे हो। सीना अपने पंच को ब्योंग ग्योंग के मुंह के पास ले जाकर उसे रोककर कहती है, काउंटर पंच तब किया जाता है जब आप पर अटैक हो रहा हो, लेकिन आज तो मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं था, मैं तो आराम से केस लड़ रही थी और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जल्दी ही नॉकआउट कर दूंगी। और एक एकड़ सीना वहाँ से चली जाती है और वो राय के पास आकर उसे कहता है, अभी तुम घर जा सकते हो। और उसे कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसके ऊपर तुम भरोसा करते हो? लेकिन राय उसे मना कर देता है और वो तीनों एक साथ जाने लगता है। राय रास्ते में अपने पोस्टर को देखकर सीना को कहती है, तुम गाड़ी रोक दो। और वो पोस्टर के पास जाकर उसे देखने लगता है। पोस्टर के ऊपर हत्यारा लिखा हुआ था और उसके पीछे पीछे सीना भी आ गया था। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती है। राइक अपने घर में आ जाता है और घर के बाहर खड़ा होकर वो युसुओन को याद करने लगता है। वो राइक का बहुत अच्छा दोस्त था और उसके होने से राइक को सुकून महसूस होता था।
राइक अपने घर में नहीं जा पाता है और वो बाहर आ जाता है। सड़क किनारे एक जगह पर बैठने लगता है। वहाँ पर वो एक जगह की तरफ ही देखे जा रहा था और यूसुओन को याद करने लगता है। बाद में वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है और इस तरफ सुंजी और सीना दोनों राइक से मिलने के लिए उसकी घर आई हुई थी। लेकिन सिक्योरिटी उससे कहता है वो तो आया ही नहीं। बाहर आने के बाद सुंजी सेना को कहता है अगर वो भाग गया है तो क्या होगा। तभी पुलिस स्टेशन से सेना को कॉल आती है और उसे कहता है राइक पुलिस स्टेशन में है। सेना भी पुलिस स्टेशन चला जाता है और वो वहाँ पर जाकर राइक को दिखता है। वो वहाँ पर सो रहा था। पुलिस वाला सेना से पूछती है क्या तुम इसे जानते हो। सेना उस पुलिस को कहती है मैं इसका लॉयर हूँ। वो पुलिस वाला सेना को कहता है हमने इसे कहा कि तुम अपने घर चले जाओ लेकिन इसने तो मना कर दिया। तुम इसे यहाँ से ले जाओ। सुनसे राइक को अपने पीठ में उठाकर बाहर ले आता है और वो सेना को कहता है हम इसे इसके घर पर छोड़ सकते हैं लेकिन तुम इसे अपने घर क्यों ले जा रहे हो। सेना कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तुमने सुना नहीं अंदर पुलिस ने क्या कहा था। इसने अपने घर पर जाने से मना कर दिया। बाद में वो तीनों सेना के घर पहुंच जाता है और सुनसे राइक को सेना के बिस्तर पर लेटा कर कहता है ये इतना भारी क्यों है। और वो दोनों बाहर आ जाता है। सोंजे सेना को कहता है मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ लेकिन सेना उसे मना कर देता है। सोंजे उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम ये सब अपने फीलिंग की वजह से कर रहे हो। सेना उसे कहती है ऐसा नहीं है मैं सिर्फ उसका लॉयर हूँ। सोंजे उसे कहता है तुम्हें उसके साथ अकेले रहने में डर नहीं लगता। सेना उसे कहती है डरने की क्या बात है और तुम्हें लगता है ये हत्यारा हो सकता है। सोंजे भी उसके बातों के ऊपर हामी भर देता है। सेना कहती है मुझे सिर्फ इस बात का डर है अगर ये सच में हत्यारा हुआ तो क्या होगा। बाद में सोंजे घर चला जाता है और उसके जाने के बाद सीना भी घर चली आती है। वो अपने बेडरूम में चली जाती है। वहाँ पर राइक को देखकर मन ही मन कहती है मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये मेरे घर पर है। तभी वो वहाँ की दीवार पर एक स्टिकर को नोटिस करता है जो कि राइक का होता है और वो उसे देखकर चौंक जाता है। चुपके से वहाँ पर जाकर उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन राइक ड्रीम देख रहा था और वो वहाँ पर रो रहा था और कहता है तुम यहाँ से मत जाओ। सेना भी उसके पास आकर बैठ जाता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है। राइक जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर है और वो बाहर जाने लगता है लेकिन वो किचन में पहुंच जाता है। वहाँ पर जाकर वो सीना को देखती है। सीना उसे कहती है तुम जाग गए हो मुझे लग रहा था कि तुम नहीं जागोगे। सीना अपने मन ही मन कहने लगता है मैं ये क्या बोल रहा हूँ। बाद में वो राइक को कहता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा तुम्हारे यहाँ पर वेलकम है। सीना के हाथ में चाकू था और उसे देखकर राइक बहुत डर जाता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है। सीना उसे कहती है तुम रात में बहुत नशे में थे और बेहोश हो गए। तुम्हें पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने वाला था लेकिन मुझे तुम्हारे घर की पासपोर्ट नहीं पता। लेकिन राइक बाहर से भागने लगता है। सीना उसके वारंट को निकालकर उसे दिखाकर कहती है ये प्रोसिक्यूटर ऑफिस से है। लेकिन राइक सीना की बातों को सीरियसली नहीं लेता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर वो सुंजी से मिलता है। सुंजी उसे पूछता है तुम कहाँ पर जा रहे हो लेकिन राइक उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। सुंजी सीना के पास आ जाता है और उसे कहता है तुमने उसे जाने क्यों दिया। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ब्योंग को दिखाया जाता है। उसके साथ डिटेक्टिव नामसिक होता है। वो दोनों यूसुओन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के लिए डॉक्टर के पास आया हुआ था। वो डॉक्टर इन दोनों को कहता है मुझे लगता है कि जिसने भी साको मारा था वो उसका रिलेटिव ही था। साको प्रोफेशनल तरीके से मारा गया। तभी डिटेक्टिव नामसिक कहता है ऐसा हो सकता है सामने वाला नशे में हो और उसे साको मार दिया। लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देता है। बाद में दोनों बाहर आ जाता है। नामसिक ब्योंग को कहता है मुझे लगता है ये काम राइक ने क्या होगा। ब्योंग कहता है मुझे पता चला है कि वहाँ पर कोई भी हथियार नहीं था ना ही वहाँ पर यूसुओन का मोबाइल था। वो सब कहाँ चले गए। नामसिक कहता है मुझे नहीं पता। ब्योंग कहता है कुछ भी हो जाए तुम्हें ये एविडेंस ढूंढना होगा ताकि हमारे पास ये एविडेंस रहे कि राइक इस केस से जुड़ा हुआ है। हम बाद में उसे फोर्स करके कन्फेस कर लेंगे। यूसुओन का मौत का जिम्मेदार वही है। अगले सीन में सेना को दिखाया जाता है। वो राइक की मैनेजर से मिलने के लिए आई हुई थी और वो उसे पूछती है मैंने सुना है कि यूसुओन को सबसे पहले मारते हुए आपने ही देखा था क्या ये सच है। राइक का मैनेजर भी सीना की बातें के ऊपर हामी भर देता है। सीना से पूछती है वहाँ पर हाउस कीपर भी थी और उसके पास की कार्ड होती है। शायद ऐसा हो सकता है उसने की कार्ड को खो दिया हो। मैनेजर कहता है ऐसा हो नहीं सकता। वो 10 सालों से राइक के घर पर काम कर रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद वो दोनों बोसोंग से मिलने के लिए चला आता है। सेना बोसोंग से पूछती है उस दिन उन दोनों के बीच क्या बर्ताव था। उस दोनों के बीच क्या कोई लड़ाई हुई थी। लेकिन बोसोंग उसे मना कर देता है और उस दिन के बारे में बताता है। सेना बोसोंग से पूछती है मैंने सुना है कि आपने राइक के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। बोसोंग से कहता है हमने बस इस बात को फैलने से रोका है। हमने उसे कैंसिल नहीं किया क्योंकि शेयर होल्डर हमसे कुछ करवाना चाहती थी और पब्लिक का भी डिमांड था। कंपनी कुछ नहीं कर रहा।
इसलिए हमने ये न्यूज़ फैलाया कि रैकी कॉन्ट्रैक्ट को हमने कैंसिल कर दिया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। बाद में वहाँ पर गोल्फ वॉइस की सभी मेंबर आ जाता है। सेना उन लोगों को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आप सेना उन लोगों से फेस टू फेस बात कर पाएगा। सेना उन लोगों से पूछती है उस दिन क्या हुआ था, क्या कोई फाइट हुई थी, क्योंकि मैंने न्यूज़ पर देखी थी। जेहिक सेना की बातों के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है उस दिन हमारे बीच कोई फाइट नहीं हुआ था। वैसे मुझे तुम्हारे बारे में पता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। तुम हर बार मुस्लिम की हेल्प करते हो, लेकिन तुम इस बार रैकी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसने यूज सोन को मारा है। वो एक हत्यारा है। बाद में सीना वहाँ से साला आता है और वो गाड़ी में जाते हुए अपने आप से कह रहा था रैक की बातों के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, अभी रैक अकेला पड़ गया है। और वो रेडियो चला लेता है। वहाँ पर रैक की माँ का इंटरव्यू हो रहा था और वो रैक के बारे में बहुत भला बुरा कह रहा था। बाद में वो कहता है अगर उसने सच में यूज सोन को मारा है तो उसे सबके सामने आकर कह देना चाहिए। बोसोंग भी किसी को कॉल करके कह रहा था इस इंटरव्यू को फैलने से पहले ही रोको। तभी वहाँ पर रैक भी पहुंच जाता है और वो बोसोंग को कहता है आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो, मैंने यूज सोन को नहीं मारा। आपको पता है मैं और यूज सोन कितने अच्छे दोस्त थे। बोसोंग से कहता है मुझे नहीं पता उस रात वहाँ पर क्या हुआ था। रैक कहता है मैंने सुना है कि आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, क्या आप मुझे छोड़ने वाले हो। बोसोंग कहता है तुमने अपने माँ की हरकत देखी, उसने तुम्हारे नाम पर लोन लिया था। जल्द ही तुम्हारे घर और गाड़ी को सीज कर लिया जाएगा। तुम्हारी माँ मीडिया से पैसा लेकर तुम्हारे बारे में इंटरव्यू देता है। मैं बस उन इंटरव्यू को रोक सकता हूँ, अभी के लिए मैं बस तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है और हमें सीना को दिखाया जाता है। वो रैक की माँ से मिलने के लिए आई हुई थी और वो उसे कहती है मुझे पता चला है कि आप रैक के बारे में निगेटिव इंटरव्यू दे रही हो, ये सब करना गलत है, गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ। रैक की माँ कहती है मैं अपने बेटे को सबसे बेहतर जानता हूँ, मुझे पता है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। वैसे तुम मुझे कितना पैसा दोगी। सीना कहती है मैं कुछ समझी नहीं। रैक की माँ कहती है ऐसा ही तो काम होता है, मैं सामने वालों से पैसा लेता हूँ और अपने बेटे के बारे में इंटरव्यू देता हूँ। सीना कहती है आपकी बेटे ने बचपन के बारे में एक सॉन्ग लिखा था, आप मुझे उस सॉन्ग की मतलब समझ में आ रही है। वो सॉन्ग उन लोगों की कम्फर्ट के लिए है जिसने अपने बचपन में बहुत टॉर्चर सहन किया हो, लेकिन कितने अफसोस की बात है आपने उस सॉन्ग को अभी तक सुना ही नहीं। और आगे से अगर आपने रैक के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं आपके ऊपर मानहानि का केस कर दूंगी। और एक एकर सीना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुंगजी सीना को कॉल करके कहता है रैक भाग गया है। सीना सुंगजी के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था उसके ऊपर नजर रखना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सुंगजी उसे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं रैक को ट्रेस कर रहा हूँ, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अगले सीन में एक ब्रिज का सीन दिखाया जाता है। रैक वहाँ से गुजर रहा था, उसके पास से 3 लड़के गुजरते हैं और उन तीनों में से एक लड़का रैक की शूज को नोटिस करता है और वो कहता है ये तो गोल्फ वॉइस की है। रैक वहाँ से बहुत दूर आ जाता है और वो तीनों लड़का रैक को सामने से रोककर उसे कहता है ये जूते हमें दे दो, लेकिन रैक मना कर देता है। तभी उन तीनों में से एक लड़का रैक को देख लेता है और बाकी दोनों को कहता है ये तो रैक है, और अपने मोबाइल निकलकर वीडियो बनाने लगता है। रैक उनकी हरकतें देखकर गुस्से में आ जाता है और उसके हाथ से मोबाइल फेंक देता है। वो तीनों लड़का मिलकर रैक को मारने लगता है, उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। बाद में वहाँ पर सुंजी और सीना भी पहुंच जाता है। वो दोनों आसपास देखने लगता है। सीना ब्रिज के ऊपर उन तीनों लड़के को देखता है और एक के हाथ में रैक की शूज नोटिस करता है। सीना उससे पूछती है इस जूते का ओनर कहाँ पर है। तभी वो लड़का सीना को कहता है मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। सीना उसकी बात सुनकर हंस रहा था। तभी वहाँ पर पीछे से सुंजी भी पहुंच जाता है और वो उन तीनों लड़के की धुलाई करने लगता है। सीना उस लड़के की हाथ से शूज ले लेता है और उसे पूछता है बताओ रैक कहाँ पर है। वो लड़का भी सीना को रैक के बारे में बता देता है। थोड़ी देर बाद सीना रैक के पास पहुंच जाता है। रैक अपने दोनों कानों पर हाथ देकर वहाँ पर बैठा हुआ था। रैक उसे कहता है मैंने अपने दोस्त को नहीं मारा। सीना उसे कहती है हाँ मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है। तुम अपने सब कुछ छोड़ना चाहते हो, लेकिन ऐसा मत करो। हमें पता लगाना होगा कि उस रात क्या हुआ था, ताकि हम तुम्हारे दोस्त को इंसाफ दिला सके। जब तक ये सब नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। रैक की कपड़ों के ऊपर धूल लगी हुई थी। सीना उससे साफ करने लगता है और बाद में उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। अगले सीन में हाइजू को दिखाया जाता है। वो अपने घर पर होती है। वो अपने मोबाइल में रैक और उसके फोटोज देख रही थी। बाद में वो बियोंग की प्रोफाइल को चेक करने लगती है और सीन शिफ्ट होता है। बियोंग को दिखाया जाता है। वो अपने डैड से बात कर रहा था। उसका डैड उसे कहता है ये केस सिंपल सा है, वहाँ पर 2 इंसान थे, एक ने दूसरे को मार दिया, तुम इस केस को इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो। वैसे तुम्हें प्रोसिक्यूटर के बारे में पता है। बियोंग कहता है जो लोगों को प्रोटेक्ट करता है और सच्चाई को बाहर लेकर आता है। लेकिन उसका डैड कहता है प्रोसिक्यूटर वो होता है जिसे एक सस्पेक्ट मिलने के बाद उसके साथ एविडेंस हो या ना हो, तुम उसके साथ ऐसे कॉन्फेस करना कि वो दोषी है। और मैंने सुना है कि रैक की डिफेंस लॉयर का नाम सेना है और वही लड़की है ना जो तुम्हारे क्लास में थी।
लेकिन ब्योंगयोंग अपने डैड को मना कर देता है और कहता है मैं नहीं जानता। बाद में उसका डैड वहाँ से चला जाता है और ब्योंगयोंग पास की उस सीन को याद करने लगता है जब वो सीना को बुली करती थी। उसके ऊपर पानी डालने के बाद उसकी वीडियो करने लगता है। सीना भी उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। ब्योंगयोंग उसे पूछती है तुम मेरी तरफ घूर क्यों रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। और उसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वो लोग एविडेंस ढूंढ रहे थे। बाद में उन लोगों को एक वीडियो मिलती है। रैक के घर में अल्कोहल खत्म हो गया था। रैक अल्कोहल लेने के लिए बाहर एक स्टोर पर आता है। जब वो स्टोर से बाहर निकल रहा है तो उसका हाथ तो खाली था और घर पर जाने के लिए भी रैक ने एक लॉन्ग रोड यूज किया था। इस रोड से रैक को घर पहुंचने में 20 मिनट लगता है, लेकिन उस दिन तो रैक ने 40 मिनट लगा दी थी। उसने एक्स्ट्रा 20 मिनट का क्या क्या होगा। और अगले सीन में सीना और रैक को दिखाया जाता है। रैक सीना के घर पर रह रही थी। सीना रैक के लिए कॉफी लाती है। रैक सीना को अपने पास के बारे में बताने लगता है। जब वो 10 साल का था तब वो एक बार में गया हुआ था और वहाँ पर उसकी माँ गाना गा रहा था। रैक भी अपनी माँ को गाना गाते हुए देख लेता है। बाद में वहाँ पर रैक भी गाना गाने लगता है और तभी वहाँ पर बोसोंग पहुँच जाता है और वो रैक को गाना गाते हुए देख लेता है। बोसोंग रैक को अपनी कंपनी में ले आता है और उसे गाना गाने के लिए कहता है। और कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि गोल्फ हाउस को छोड़कर उसे जाना होगा, लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। लेकिन रैक की माँ उसे जैसे तैसे करके मना ही लेता है। और उसके बाद कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। रैक का टाइम बहुत खराब चल रहा था, तभी उसे यू शॉन मिल जाता है। पहले तो रैक यू शॉन को फाउ नहीं देता था, बाद में वो दोनों अच्छा दोस्त बन जाता है। यू शॉन भी हमेशा उसका साथ देता था। रैक सीना को कहता है उस दिन हमने अल्कोहल पी थी और हम दोनों ने बहुत सारी बातें की थी। फिर हम दोनों सो गए। सुबह जब मैंने उठकर देखा यूसोन का डेथ हो चुका था और मुझे उसकी डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता। सीना उस सीन को याद करने लगता है जब वो गोल्फ हाउस में गया हुआ था। तब से ही उसके ऊपर चिल्लाया था और उसे एक वीडियो दिखाया था। उस वीडियो में रैक और यूसोन फाइट कर रहा था। सीना उस वीडियो को रैक के सामने निकलकर उसे दिखाकर पूछती है क्या तुम दोनों सच में फाइट कर रहे थे। तभी रैक उसे पूछता है तुम्हारे पास ये वीडियो कहाँ से आया। सीना उसे कहती है यह मायने नहीं रखता, तुम मुझे ये बताओ हुआ क्या था। रैक उसे मना कर देता है और उसे कहता है मुझे यहाँ पर ही रहना होगा, मेरे घर को जल्द ही सीज कर लिया जाएगा। मैं बाहर भी कहीं पर रह नहीं सकता हूँ, वहाँ पर मुझे लोग देख सकता है और मेरे ऊपर चिल्ला सकता है। और तुमने ही मुझे कहा था जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता तब मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। रैक की बातें सुनकर सेना भी चौंक जाता है और सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में ब्योंगयोंग को दिखाया जाता है। वो सीना के प्रोफाइल को देख रहा होता है और अपने कॉलेग को कहता है रैक को यहाँ पर आने के लिए कहो और अगर वो आने से मना कर दिया तो उसके खिलाफ वारंट जारी करो। तभी उसे मिलने के लिए प्रोसिक्यूटर टीम आता है और ब्योंगयोंग को बाहर ले आता है और उसे कहता है आपसे मिलने के लिए मेरा भाभी आया है। लेकिन ब्योंगयोंग उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पर उसका भाभी भी पहुँच जाता है। उसका भाभी कोई और नहीं वो हाइजू होता है। अगले सीन में दोनों रेस्टोरेंट में आ गया था। पहले वो अपनी डेटिंग के बारे में बताने लगता है और उसके बाद केस का जिक्र करता है। ब्योंगयोंग उसे कहता है मैं केस के बारे में बात नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता कि कोई भी जानकारी लीक हो जाए। हाइजू कहता है मुझे नहीं लगता रैक ने किसी को मारा होगा। ब्योंगयोंग उसे कहता है मुझे रैक के बारे में पता है, उसने क्या किया है वो सच में एक हत्यारा है और मैं इस बात को प्रूफ करके दिखाऊंगा। ब्योंगयोंग के मोबाइल में बार बार कॉल आ रहा था। हाइजू उसे कहता है तुम्हारा फोन बार बार बज रहा है, इसे उठा लो, मुझे ये परेशान कर रहा है। ब्योंगयोंग अपने मोबाइल को लेकर बाहर चला आता है। प्रोसिक्यूटर नामसेक उसे कहता है मुझे कुछ पता चला है, मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। फिर बाद जब ब्योंगयोंग अंदर आता है तब वहाँ पर हाइजू नहीं थी, वो वहाँ से जा चुकी थी। अगले सीन में सीना और रैक को दिखाया जाता है। वो दोनों चर्च में जाने के लिए रेडी हो रहा था। वहाँ पर लोग यूसोन को आखिरी बार याद करेंगे और उसे अलविदा कहेंगे। रैक सेना को कहता है मैं वहाँ पर जा नहीं सकता। सेना उसके पास आकर उसे कहता है तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा, नहीं तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे। रैक सेना की बात मान लेता है और वो दोनों चर्च में आ जाता है। वहाँ पर मीडिया का भीड़ लगा हुआ था और वो लोग रैक को सवाल के ऊपर सवाल कर रहे थे और धीरे धीरे वो अंदर चला जाता है। उसके कंपनी के लोग पहले से वहाँ पर आए हुए थे। रैक वहाँ पर जाकर थोड़ी देर बैठता है और बाद में वो फोटो को देखकर बाहर चला आता है। बाहर आने के बाद मीडिया वाले उसे फिर से सवाल करते हैं। रैक इस पर जवाब देता है और कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ और मैं इस केस में कोऑपरेट करूंगा और हत्यारे को ढूंढ निकालूंगा। पुलिस स्टेशन में उन लोगों को एक वीडियो मिलती है। जब वो लोग इस वीडियो को आगे देखता है तो ये लोग शॉक रह जाता है। इस तरफ सीना और रैक दोनों ब्योंगयोंग के पास आ गया था। बहुत देर तक ब्योंगयोंग को कुछ नहीं कहता हुआ देखकर सीना उसे कहती है हम कल आएंगे, लेकिन ब्योंगयोंग उसे रोककर कहती है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ और एक वीडियो दिखाकर उसे पूछता है तुम उस दिन अल्कोहल लेने के लिए आई थी और जिस रोड से तुम घर जा रही थी वहाँ से तुम्हें घर पहुँचने में 20 मिनट लगता है, लेकिन उस दिन तुमने 40 मिनट लगा दी और एक्स्ट्रा 20 मिनट का तुमने क्या किया और तुम्हारे पास अल्कोहल भी नहीं था।
था। राइक कहता है मुझे अल्कोहल नहीं मिली। बाद में वो दोनों बाहर आ जाता है। सीना राइक को पूछती है तुमने अंदर झूठ क्यों बोला, हम दोनों के बीच एक डील हुई थी, अगर तुम मुझे अपना लॉयर बनाना चाहते हो तो तुम सब कुछ सच बोलना होगा। राइक कहता है मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है, मैंने झूठ नहीं कहा। सीना उसे कहता है जब तुम झूठ बोलते हो तब तुम्हारा गर्दन लाल हो जाता है और आंखें डार्क हो जाता है। राइक उसे कहता है तुम्हें ये बात कहाँ से पता चला, जो मेरे बहुत करीब है बस उन लोगों को ही ये बात पता है। सेना कुछ नहीं कहता और वहां से जाने लगता है। तभी एक बाइक वाला उसके पास से गुजरता है। राइक सेना के हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लाता है। नामसिक फक्कर बियोंग योंग के पास आता है और उसे कहता है मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक वीडियो दिखाता है जब उस दिन रात को राइक अपने घर जा रहा था तब एक गाड़ी आकर उसके सामने ही रुक गया था। नामसिक बियोंग योंग को कहता है मुझे लगता है कि ये इसे मारना चाहता है। गाड़ी से एक लड़की उतरती है और वो कोई और नहीं हाइजू थी और इस तरफ सीना और राइक को दिखाया जाता है। वहाँ पर हाइजू भी आता है और वो आकर राइक को गले लगा लेता है। सीना अपने सामने हाइजू को देखकर एक पास की सीन याद करने लगती है। सीना एक स्टोर पर कुछ सामान खरीदने के लिए आया हुआ था। तभी वो वहाँ की टीवी पर एक न्यूज देखता है जो राइक और हाइजू की डेटिंग के बारे में होता है। सीना उस न्यूज को देखकर बहुत हैरान रह जाती है। बाद में वो घर आकर फिर से उस न्यूज को देखने लगती है। घर आकर उसे हाइजू के बारे में पता चलता है। हाइजू राइक की एक ट्रेनी है। गाड़ी में जब वो दोनों जा रहा था तब उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ा हुआ था। उस न्यूज को देखकर बहुत अपसेट हो जाता है। वो 2-3 दिन तक कुछ भी काम नहीं किया, बस उस न्यूज के बारे में ही सोचता रहा। सुंजी उसके लिए खाना भी लाया था लेकिन सीना उसे नहीं खाता। 3 दिन बाद उसकी एक दोस्त उसे मैसेज करके कहती है राइक ने एक शो के दौरान कहा है कि वो किसी को डेट नहीं कर रहा है। सीना उस न्यूज को टीवी पर देखता है। राइक ने कहा था हम दोनों सिर्फ दोस्त थे, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। इस न्यूज को देखने के बाद सीना को सुकून महसूस होता है और सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। सीना के सामने राइक और हाइजू होता है और वो पास में ही रिपोर्टर बैग को नोटिस करता है। वो इन दोनों की फोटो खींच रहा था। सीना इन दोनों को कहती है हमें यहाँ से जाना होगा और रिपोर्टर बैग की तरफ इशारा करके कहती है रिपोर्टर बैग यहाँ पर है। और ये तीनों वहाँ से साला आता है। हाइजू गाड़ी में राइक के हाथ को थामना चाहता था लेकिन राइक अपने हाथ को वहाँ से हटा देता है। सीना भी इन दोनों को मिरर में देख रही थी। राइक सीना को कहती है सामने वाले कैमरे को बंद कर दो। सीना भी उसे बंद कर देता है और बाद में वो तीनों एक जगह पर आकर रुकती है। वहाँ पर सुंगजी भी आ जाता है। सुंगजी आकर सीना को कहती है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, मैंने तुम्हें कहा था मेरा आज प्रमोशन डे है। तभी वो सामने राइक के साथ एक लड़की को नोटिस करता है और वो सीना को पूछती है इसके साथ ये लड़की कौन है। सीना उसे कहती है ये वही है जो राइक के साथ पास में डेटिंग के बारे में रूमर्स फैली थी। सुंजी हाइजू की तरफ देखकर सीना को कहता है क्या ये वही है जिसकी वजह से तुमने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। और वो राइक के बारे में कहता है मुझे पता है वो एक आइडल है, उसने 2-3 लड़कियों के साथ डेट किया होगा, तुम्हें पूरी तरह से अपना दिल उसे देना नहीं चाहिए था। सुंजी की बात सुनकर सीना उसकी तरफ घूरने लगती है। सुंजी उसे कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट लगे। सीना उसे कहती है मुझे भला चोट क्यों लगेगी, उसके सामने मेरे फीलिंग कोई मायने नहीं रखती। इस तरफ राइक हाइजू को कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें लगा कि मैं प्रोसिक्यूटर से मिलकर तुम्हारा नाम ले लूंगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाइजू से कहता है तुम कैसे बकवास कर रहे हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। राइको से कहता है लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और एक कहकर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन हाइजू राइक को कहती है उस दिन तुमसे मिलने के बाद मैंने वहां पर जेहिक को देखा था, लेकिन न्यूज में बताया गया है कि जिस दिन यूशॉन की डेथ हुई थी उस दिन जेहिक हॉस्पिटल में था, लेकिन ये ज्यादातर झूठ है। राइक वहां से सीना के पास आ जाता है। सीना उससे पूछती है ये लड़की वही है ना जिसके साथ तुम उस दिन 20 मिनट तक रुके थे, तुमने मुझे ये बात बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे झूठ बोला है। राइक उसे कहता है मैंने तुम्हें कोई झूठ नहीं कहा, हाइजू का इस केस से कोई मतलब नहीं है और अब मुझे कहीं पर जाना है, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा और मेरे ऊपर एक एहसान करना, हाइजू को सेफली घर छोड़ देना। और वो सोंगजी की बाइक लेकर वहां से चला जाता है। सोंगजी पीछे से उसे चिल्ला रहा था लेकिन राइक उसे इग्नोर कर देता है। अगले सीन में डिटेक्टिव नामसिक और बियोंग योंग को दिखाया जाता है। वो दोनों सीसीटीवी वीडियोस देख रहे थे। उस वीडियो क्लिप को देखकर डिटेक्टिव नामसिक बियोंग योंग को कहता है मुझे लगता है कि ये लड़की राइक को मारना चाहता है। बियोंग योंग उसे पूछता है ये लड़की है कौन। नामसिक कहता है मुझे नहीं पता ये लड़की है कौन, लेकिन मैंने इसके नंबर प्लेट को चेक किया था और मुझे पता चला ये गाड़ी किम हुआ ग्रुप की है। इस तरफ सीना और सुंजी हाइजू को सेफली घर सो रहा था। सीना सुंजी को घर छोड़ने के लिए आता है। पहुंचने के बाद सीना सुंजी को कहती है मुझे ऑफिस में काम है इसलिए मुझे जाना होगा, तुम गाड़ी से उतरकर चले जाओ। गाड़ी से उतरने के बाद सुंजी देखता है सीना उसके तरफ ही घूरे जा रहा है। सुंजी पूछता है क्या हुआ। सीना उसे कहती है अगली बार मेरी फीलिंग को लेकर मुझसे बात मत करना, मैं ऐसा नहीं हूँ कि अपनी फीलिंग को लेकर हार मान जाओ। जब हाइजू हमारी गाड़ी में थी और हम बात कर रहे थे तब मैंने अपनी कार के पीछे एक दूसरे कार को नोटिस किया था। सुंजी कहता है हाँ मैंने भी देखा था। सीना उसे हंसकर कहती है तुम उस कार को ढूंढो, सीसीटीवी फोटोस लाओ और उस कार
की जांच करो और तुम्हें ये काम आज ही करना होगा। जेही गोल्फ वॉइस को सुनकर जा रहा था, राइक का मैनेजर हंकू उसे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जेही कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, मुझे यहाँ पर कोई ऑफर भी नहीं मिल रहा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। योंग बिन भी वहाँ पर आ गया था और वो जेही को रोकने लगता है। जेही उसे कहता है तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। तभी वहाँ पर राइक भी आ गया था और वो अपने मैनेजर से पूछता है जिस दिन यू सोन की डेथ हुई थी तब जेही हॉस्पिटल में था। हंक राइक को कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, उस दिन मैं अपने ऑफिस में था। जेही उसे कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम सब कुछ मेरे सर में डालना चाहते हो? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने देखा था तुमने यू सोन को कैसे मारा था। राइक जाकर जेही की कॉलर पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने वाला था, लेकिन हंकू राइक को बाहर ले जाने लगता है। योंगबिन राइक को कहता है हाँ ये हॉस्पिटल में ही था। बाहर लाने के बाद हंकू राइक को कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? राइक उसे पूछता है क्या तुम श्योर हो वो हॉस्पिटल में ही था? हंकू से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि मुझे नहीं पता, उस दिन मैं ऑफिस में था, लेकिन तुम कहाँ पर रह रहे हो? क्या कोई जगह है? राइकू से कहता है जगह नहीं है तो क्या होगा, क्या तुम मुझे अपने साथ रखोगे? मैं तो एक हत्या का सस्पेक्ट हूँ। और एक कहकर राइक वहाँ से निकल जाता है और सीना को दिखाया जाता है। सीना उस सीन को याद करने लगता है जब वो तीनों गाड़ी में थे, तब राइक हाइजू की तरफ कैसे देख रहा था। उन दोनों को इतना करीब देखकर सीना को ऐसा लगा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार किया करता था। और अब जब राइक हाइजू से दूर जा रहा है, उसे इग्नोर कर रहा है, उसके लिए ये सब करना कितना पेनफुल रहा होगा। और वो एक आइडियल हो या ना हो, उसे भी किसी को डेट करना चाहिए, उसके अंदर भी एक दिल है। सीना अपने आप को मारने लगता है और मन ही मन कहता है मैं ये कैसी बातें सोच रहा हूँ। बाहर उसके कॉलीग उसे देखकर कहता है सीना आज ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। बाद में उसके पास ईशो लाता है और उसे एक न्यूज दिखाता है। सीना देखती है रिपोर्टर बेग ने जो हाइजू और राइक की फोटोज ली थी उसके बारे में आर्टिकल पब्लिश करती है। तभी सीना के पास राइक कॉल करता है और कहता है रिपोर्टर बेग ने आर्टिकल पब्लिश कर दी है, क्या कोई तरीका है इसे हटाने की? सीना कहती है हाँ यह पॉसिबल है, लेकिन इसका प्रोसेस लंबा है। राइक उसे कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। ब्योंगयोंग इस आर्टिकल को प्रोसिक्यूटर किम को दिखाकर पूछता है क्या ये तुम्हारी भाभी है? प्रोसिक्यूटर किम हामी भर देता है। ब्योंगयोंग उसे कहता है मैं जानता हूँ यहाँ का चेयरमैन हम दोनों की मीटिंग फिक्स नहीं कर सकता था, इसीलिए तुम्हारी भाभी ने तुमसे पूछा ताकि वो मुझसे बात कर सके, लेकिन तुम खुद नहीं जानते हो तुमने क्या किया। तुम्हारी भाभी भी इस केस से जुड़ी हुई है, लेकिन मैं इस बात को बाहर नहीं आने दूंगा। राइक रिपोर्टर बेग के पास आता है। रिपोर्टर बेग उसे कहता है तुम काफी दिनों बाद मेरे पास आए हो, क्या तुम ठीक हो? राइक उसके पास जाकर उसे कहता है तुम उस आर्टिकल को डिलीट करो। रिपोर्टर बेग उसे कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर तुम मेरे सामने घुटने देखो तब ऐसा हो सकता है, जैसे तुम पास में मेरे सामने टिके थे तब मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। राइक उस सीन को याद करने लगता है। बोसोंग रिपोर्टर बेग और वो तीनों एक साथ में थे। रिपोर्टर बेग राइक को हाइजू और उसकी कुछ फोटोज दिखाकर कहता है तुम दोनों डेट कर रहे हो, और राइक के सामने वो पैसे का डिमांड करने लगता है। राइक उसे कहता है मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। रिपोर्टर बेग उसे रोककर कहता है तुमने ठीक कहा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन हाइजू ने किया है ना? और कुछ फोटोज दिखाकर कहता है हाइजू कई लड़कों के साथ रहता है, मेरे साथ ये प्रूफ है। सीना भी वहाँ पर पहुँच गया था और वो वहाँ पर रुककर इन दोनों की बातें सुनने लगता है। रिपोर्टर बेग राइक को कहता है मैं एक ब्लास्ट करने जा रहा हूँ, मुझे हाइजू के बारे में पता चल गया कि वो किम हुआ ग्रुप की हिडन डॉटर है। बाद में आर्टिकल की टाइटल को बताता है। राइक रिपोर्टर बेग की बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसके कॉलर पकड़ के उसे कहता है मैं तुम्हें मार सकता हूँ। रिपोर्टर बेग उसे कहता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। राइक उसे कहता है तुम्हें नहीं पता मैं एक हत्या का सस्पेक्ट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी इन दोनों के बीच सेना आ जाता है और इन दोनों को रोककर कहता है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? और उन फोटोज को देखकर रिपोर्टर बेग को कहता है तुम ऐसे ही इन दोनों के फोटोज नहीं ले सकते हो, ये काम इलीगल है, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ, आगे से ऐसा नहीं करना। और एक एकड़ वो राइक को बाहर ले आता है। तुम अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे लॉयर हूँ, तुम आगे से क्या करोगे और क्या नहीं उसके बारे में मुझे पहले से ही पता होना चाहिए। राइक एक पास की सीन याद करने लगता है। जब हाइजू कोरिया वापस आया था तब उसने राइक को मैसेज करके कहा था मैं कोरिया वापस आ गया हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और उसे कॉल करने लगता है, लेकिन राइक कॉल नहीं उठाता। बाद में वो ऊपर जाता है। ऊपर जाकर वो देखता है यू सुआन किसी से बात कर रहा है। यू सुआन उसे कहता है तुम उससे दूर रहो, उसे अपने काम में फोकस करने दो। राइक जाकर यू सुआन के हाथ पकड़ के देखता है वो किससे बात कर रहा है। यू सुआन तो हाइजू से बात कर रहा था और वो उससे पूछता है तुम कब से उसके कांटेक्ट में हो। यू सुआन उसे कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ, जो बातें तुम उसे कह नहीं पाते हो मैंने सिर्फ वही बातें उसे कहा है। राइक उसे कहता है मैं तुमसे इस बात से गुस्सा नहीं
हो कि तुमने हाइजू से बात की, इस बात से भी नहीं। जो बातें मुझे कहना चाहिए था वो तुमने कह दी। मैं तुमसे इस बात से गुस्सा हूँ। अब हम दोनों के बीच भी सिकरेट होने लगी। बाहर से जे हिक भी इन दोनों को ही देखे जा रहा था। जिस दिन यूसुआन की डेथ हुई थी उस दिन हाइजू ने राइक को मैसेज करके कहा था मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। राइक अपने रूम से बाहर निकलकर यूसुआन को कहता है अल्कोहल खत्म हो गया है, मैं लेने के लिए बाहर जाता हूँ। बाहर आकर वो एक स्टोर पर बैठ जाता है और वहाँ पर वो हाइजू की मैसेज का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो हाइजू के पास चला जाता है। उसकी गाड़ी में बैठकर उसे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। हाइजू उसे कहती है हम दोनों काफी सालों बाद मिल रहे हैं, तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट दे रहे हो। राइक उसे कहता है अब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, अब मुझे अपने काम में फोकस करना है, अब मेरा सोलो कॉन्सेप्ट होने वाला है। और एक कहकर वो गाड़ी से बाहर निकल आता है और वहाँ से जाने लगता है। हाइजू अपनी कार को स्पीड से लाकर राइक के सामने ही रोक देता है और वो अपनी कार से उतरकर राइक को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है और सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। राइक सीना को कहता है मुझे माफ कर देना, मैं इस बात को छुपाना नहीं चाहता था। सीना उसे कहती है मुझे पता है तुम उसे बचाना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, तुम उसे इस केस से दूर रखना चाहते हो। राइक सीना की बातों के ऊपर हामी भर देता है और कहता है काफी टाइम पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया था, फिर भी मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। सीना भी उसकी बातों के ऊपर हामी भर देता है। अगले सीन में ब्योंगयोंग और हाइजू को दिखाया जाता है। ब्योंगयोंग हाइजू से पूछता है तुम दोनों गाड़ी में क्या बात कर रहे थे। हाइजू से कहता है हम दोनों सिर्फ दोस्त थे, हम दोनों ने कुछ प्राइवेट बातें की थी और मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकता। और उस दिन तुमने कहा था तुम साबित कर दोगे राइक एक हत्यारा है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ राइक ने ऐसा नहीं किया, वो पूरी तरह से निर्दोष है। मैंने उस दिन वहाँ पर जहीक को देखा था, लेकिन न्यूज में बताया गया है कि वो हॉस्पिटल में था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हॉस्पिटल में नहीं था। जहीक किसी से फोन से बात कर रहा था और वो उसे कहता है मुझे ये बात क्यों छुपाना चाहिए। तभी वहाँ पर योंगबिन आ जाता है। जहीक उसे देखकर बाहर आ जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या करते रहते हो। योंगबिन उससे कहता है तुम आजकल अजीब बिहेव कर रहे हो, राइक और यूसुआन वो दोनों एक साथ रहे, ये बात तुम्हें कभी पसंद नहीं आया। जहीक योंगबिन के ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है तुम्हें राइक के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कैसा इंसान है और तुम इससे दूर ही रहो। यहाँ पर सीना राइक के रूम में चला जाता है और वो बाहर सामने राइक को देखता है जो कि कपड़े चेंज कर रहा था। सीना अपनी नजरों को दूसरी तरफ ले लेता है और उसे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। राइक उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था अंदर आने से पहले नॉक करना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सीना उसे कहती है तुमने ऐसा कब कहा, और वैसे भी ये घर मेरा है, मैं कभी भी कहीं पर भी जा सकता हूँ। राइक अपने कपड़े बदलकर उसके पास आकर उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या बात करने के लिए आई थी। सीना उसे कहती है मैं इस केस की जज करने के लिए जा रहा हूँ ताकि हम हाइजू को इस केस से दूर रख सके। राइक सीना की बात सुनकर खुश हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम सच में ऐसा करोगे। सीना भी हामी भर देता है और वहाँ से जाने लगता है। राइक उसे रोककर कहता है जब मैं उस दिन हाइजू से मिला था तब उसने मुझे कहा था उस दिन वो वहाँ पर जहीक को देखा था, और मैंने जब जाकर जहीक को पूछा उसने बताया कि वो हॉस्पिटल में था, और मैंने तुम्हें ये बात इसलिए बताई क्योंकि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। सीना कहती है ठीक है और मैं इस बात के ऊपर गौर करूंगी, और एक कहकर वो वहाँ से चली जाती है। राइक घर के अंदर राइक खुद से ही कहता है ये घर इतना खाली क्यों है, और वो पूरी घर को देखने लगता है। और वहाँ से वो सीना की स्टडी रूम में चली जाती है और वहाँ पर एक कागज पर लिखा हुआ था राइक अपराधी नहीं है। सीना भी सुंजी के घर आ गया था। सुंजी उसे कहता है मैंने गाड़ी की डेस्कैम कैमरे की फोटोज की जाँच कर ली है। सीना उसे कहती है मुझे पहले से ही पता है हाइजो अपनी कार से राइक की जान लेना चाहती थी, और मुझे लगा था कि मैं राइक के बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं गलत थी, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बहुत पेन में थी और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका, और ये सब सोचकर मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। ये सब होने से पहले मैं कितना खुश थी, मैं उसकी गाना सुना करती थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसके बहुत क्लोज हूँ। अब जब वो मेरे पास है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत दूर हो। थोड़ी देर बाद सीना अपनी घर आ जाती है। घर आकर वो देखता है कि राइक वहाँ पर ही सो गया। सीना भी उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे देखने लगती है और उसे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम पहले जैसा खुश रहा करो, और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। सुबह जब राइक सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर ब्लैंकेट होता है और वो सीना को आवाज देने लगता है, लेकिन सीना घर पर नहीं थी। तभी वो पास में ही खाने को नोटिस करता है और वो वहाँ पर जाकर देखता है कि उसके ऊपर एक पर्ची भी था और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि खाना टाइम पर खाना, मैं देखने के लिए आऊंगी। तभी उसके पास सुंजी आता है और उसे कुछ सामान देता है, जहाँ पर शैम्पू भी था, और सुबह का सीन याद करने लगता है। सुबह सुबह उसके पास सीना आया था और सारा सामान देकर उसे कहा था ये सब जाकर तुम राइक को दे आना। राइक सुंजी से पूछता है सीना रात को तुम्हारे पास आई थी। सुंजी भी हामी भर देता है। राइक उसे पूछता है तुम दोनों के बीच क्या रिलेशन है। सुंजी उसे कहता है ये जानकर तुम क्या करोगे। राइक कहता है मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, और उसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है। सुंजी भी उस कागज को देख लेता है जहाँ पर लिखा हुआ था तुम टाइम पर खाना खा लेना, मैं देखने के लिए आऊंगी।
होंगी। थोड़ी देर बाद सुंजी भी अपने घर आ गया था और वो घर आकर कैंडी खाने लगता है और एक पास की सीन याद करता है। वो एक जगह पर खड़ा होकर अपनी फैमिली को याद कर रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आता है और उसे एक कैंडी देता है। वो लड़की कोई और नहीं, सीना ही था। अगले सीन में सीना अपने ऑफिस में होता है और वो एक डायरेक्टर से कॉल में बात कर रहा था और वो उसे कहता है मुझे ईमेल मिल गया है। तभी वहाँ पर राइक भी आ जाता है और वो सीना को देखकर स्माइल करने लगता है और उसके पास जाकर उसे कहता है तुम आज क्या करने वाले हो। सीना कहती है मुझे कुछ प्रूफ मिल गया है जिसकी वजह से हम हाइजू को इस केस से दूर कर सकते हैं। राइक और सीना दोनों बियोंग गवन से मिलने के लिए आता है। बियोंग से कहता है क्या मैं इसे सरप्राइज समझूं, तुम बिना बताए यहाँ पर आए हो। सीना बियोंग गवन को कहता है हाइजू इस केस से नहीं जुड़ी हुई है, फिर भी तुम उससे पूछताछ करते रहते हो। सीना उसे एक फोटो दिखाकर कहती है जब राइक और हाइजू दोनों गाड़ी में मिले थे तब ये टाइम हुआ था। और उसके बाद उसे एक कॉल हिस्ट्री दिखाती है जब वो सोंग ने यू सुओन से बात की थी। इन दोनों के मिलने के बाद उन दोनों ने बात की थी। सीना बियोंग गवन को कहती है इस टाइमिंग से पता चलता है कि हाइजू ने राइक के साथ मिलकर यू सुओन को नहीं मारा है, क्योंकि इन दोनों के मिलने के बाद भी यू सुओन जिंदा था और वो बो सोंग से बात की थी। अगर इन दोनों ने मिलकर उसे मारा होता तो इन दोनों के पास हथियार होता, लेकिन इन दोनों के पास हथियार नहीं है। और तुम इस केस से हाइजू को दूर रखो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकता हूँ। और उसके बाद वो दोनों बाहर चला आता है। बाहर आने के बाद राइक सीना से पूछता है आपसे तो वो हाइजू को पूछताछ के लिए नहीं बुलाएगा ना। सीना कहती है ये सब होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो तो हाइजू को नहीं बुलाएगा। ये सुनने के बाद राइक सीना को गले लगा लेता है और उसे शुक्रिया कहता है। तभी वहाँ पर बियोंग आ जाता है और वो इन दोनों को देखकर सीना को बदबूदार कहता है। राइक उसके सामने आ जाता है। सीना राइक को गाड़ी की चाबी देकर कहती है तुम नीचे चले जाओ। उसके जाने के बाद बियोंग उसे कहता है तुम्हें मैं प्रोसिक्यूटर सीना का हूँ या बदबूदार सीना, और अब मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है। तुम वही हो ना जो मेरे क्लास में हुआ करती थी, जिसे बहुत बुली किया जाता था, लेकिन अब तुम पूरी तरह से बदल गए हो। और अब मैं जानना चाहता हूँ तुमने ये केस क्यों लिया था, क्या तुम मेरे बारे में पहले से ही जानते हो मैं कौन हूँ। उसके बाद सुनकर सीना हंसने लगती है और उसे कहती है तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो और ऐसे बकवास बातों पर ध्यान देना बंद करो और असली अपराधी को ढूंढो। और उसके कंधे में थपथपाकर वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद राइको से पूछता है क्या तुम पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। सीना कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। जब वो दोनों गाड़ी में जा रहे थे तब राइको से कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया, लेकिन सच मुझे पता है एक लड़का वहाँ पर है और एक लड़का यहाँ पर। सीना से कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो। राइको से कहता है मुझे लगता है कि वो प्रोसिक्यूटर तुम्हारा एक्स होना चाहिए। सीना राइक की बातें सुनकर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उससे बियोंग और अपने रिश्ते के बारे में बताने लगता है और कहता है जब हम दोनों स्कूल में थे तब वो मुझे बहुत बुली किया करता था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसे मार देना चाहिए। सीना की बातें सुनकर राइक को ऐसा लगता है कि ये मैंने क्या कह दिया। तभी सीना को पता चलता है कि गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है और इसकी गाड़ी उछलकर दूसरे तरफ चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।